Good morning, students. Today, in our English grammar class, we are going to learn about modal verb, or it is usually known as the modals. We are going to discuss about it. But before this, I am going to give you a short introduction. All of you are aware about the definition of a sentence. What do you mean by a sentence? And I hope that you don't have any problem to define this particular term, sentence. Okay. So here I am going to give you a short introduction regarding sentence. The definition says that sentence is a collection of words with a particular sense. It means once we are going to create any sentence, then probably the two criteria is very important. The first criteria, okay, that it must contain a subject. ठीक है, इसमें सब्जेक्ट का होना एसेंशियल. एंड द सेकेंड क्राइटेरिया इज द प्रेजेंस ऑफ प्रेडिकेट. ओके, इट मीन्स सेंटेंस के होने के लिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे हम सेंटेंस कहेंगे, उसके लिए एसेंशियल है कि उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा प्रेडिकेट होना चाहिए. फाइनली इस प्रेडिकेट को थोड़ा सा और हम लोग ब्रेकआउट करेंगे, तोड़ेंगे. तो हम लोग फाइंड करते हैं कि प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब होता है और दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट. ठीक है, यानी इस तरह से एक सेंटेंस जब भी हम लोग फ्रेम करते हैं, जब भी हम लोग बनाते हैं, सेंटेंस के बनाते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक सेंस होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, सेंटेंस का पैटर्न उसमें क्या होगा. दैट्स क्लियर. इट मीन्स अ सेंटेंस कैन बी टर्म्ड really a sentence when it contains two important points or items. Number one, subject. Second one, predicate. If we further divide it into the parts, then we find that it is a verb as well as the complement or subject. So here, in a simple or in a nutshell, we can say that a subject contains three important items: subject, verb, as well as object. Okay, but there is a condition. Sometimes we don't have object or true object. In that condition, we are going to use complement. Okay. सेंटेंस में तीन इंपॉर्टेंट चीज का होना एसेंशियल है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो आवर टॉपिक इज वर्ब टुडे बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मॉडल वर्ब. नहीं,
हम लोगों का आज का टॉपिक मॉडल वर्ब है, तो इसका मतलब हुआ हमें आज वर्ब के बारे में जानना जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग वर्ब के बारे में समझते हैं। ओके, एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ ए वर्ब, ओके, टू बी अ सेंटेंस, ट्रूली अ सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए, और सेंटेंस होने का मतलब वह एक सेंस कन्वे करेगा, एक अर्थ कन्वे करेगा, उसके लिए एसेंशियल है कि उसमें वर्ब का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। यदि सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा तो हम कोई भी सेंस उसका नहीं कर सकते हैं, या कभी सेंस होगा भी तो वह एक पार्शियल सेंस होगा, ठीक है, वह इनकम्प्लीट होगा। वो पढ़ने वाले और सुनने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा सेंस उसको कवर करता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस यहां पर लिख रहा हूं, ओके, सेंटेंस है रोहन राइट्स अ लेटर, ठीक है। दूसरा फिर मैंने लिखा, गलती से हमने क्या किया, यदि हम अपने सेंटेंस में एरर करेंगे, यदि इस सेंटेंस में एरर आएगा और हमने गलती से क्या लिख दिया, हमने लिखा रोहन अ लेटर, ठीक है। तो तुम ये दोनों सेंटेंस का डिफरेंस समझो, ठीक है। पहला सेंटेंस में हमने क्या किया, आफ्टर द सब्जेक्ट मैंने एक वर्ब का यूज किया, जबकि दूसरे सेंटेंस में मैंने उस वर्ब वाले जगह को ब्लैंक छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, और इसके कारण तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वर्ब का हमारे सेंटेंस को होने के लिए कितना एसेंशियल है, ठीक है। जैसे कि मैं एक दूसरा सेंटेंस भी लिख रहा हूं, दे आर सेंडिंग अ मैसेज, और मिस्टेक से स्टूडेंट ने क्या लिख दिया, दे आर अ मैसेज, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में यहां पर लिखा गया दे आर सेंडिंग, इसका मतलब सेंड और आर ये दोनों वर्ब का पार्ट है, ओके। देयरफॉर it comes under the category of a complete sentence, but similarly here we find that by mistake, okay, I have missed out, okay, I removed the verb, so you will find that what is the sense of this particular sentence, okay। it means, इसका मतलब मेरा कहना है कि किसी भी सेंटेंस के जो 3 आइटम्स हैं उसमें वर्ब का बहुत ही जरूरत है, वर्ब बहुत ही एसेंशियल है। यदि हम अपने सेंटेंस में बिना वर्ब का सेंटेंस यदि बनाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वह सही में एक सेंटेंस होगा, क्योंकि सेंटेंस के लिए ये क्राइटेरिया निश्चित किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस का क्या पैटर्न होगा, तो एक सेंटेंस का एक सिंपल पैटर्न होगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट दो, फिर उसमें वर्ब लिखो, फिर उसमें ऑब्जेक्ट दो, और कभी कभी इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का भी यूज करते हैं। दैट्स क्लियर। लेकिन हमारा आज का जो टारगेट है वह वर्ब का टारगेट है, तो इसलिए हमने ये समझा कि सेंटेंस में वर्ब का क्या रोल है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट मॉडल्स है, तो इसलिए हम लोग वर्ब पे यानी कि सेंटेंस के बारे में ज्यादा फोकस ना करें, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो तुम्हें इतनी बेसिक चीज तुम्हें याद होनी चाहिए।
ठीक है। तो चलिए अब फिर से हम लोग वर्ब की ओर टारगेट करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये लर्न करते हैं। क्या लर्न कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग वर्ब का डेफिनेशन लर्न करेंगे, ठीक है। ओके, सो एट फर्स्ट I have given you the definition of verb, and if you go through the definition of the verb, then it is written that a verb is a doing word. So at first take care about this particular point, doing word. Doing word means action. Okay, so it shows that a verb is a doing word. It means any word which shows action. Okay, so here the next point is that if you go through that point, then it is written that shows an action. It means any particular word. Okay, I will explain it once we complete the definition. So a verb is an action word. A verb is a doing word that shows an action, any activity here, sometime, an event or state, an event, ghatana or state, condition. Further, a sentence may either have it means a main verb as well as a helping verb or both. We will discuss it later on. It means a verb is a word that informs. So this informs says that describe an action. About an action, the verb is the main word in a sentence. You just take care, main word in a sentence. No sentence can be possible without a verb. So this is the main point. Now here if you go through this one, then you find that what are the main point? The main point is action. Here it is action. Second point is event. The third point is a state. Thereafter it say that okay, if you are going to frame a sentence, then your sentence either we are going to use a main verb or a helping verb or sometimes both. So the question is that what do you mean by main verb and what do you mean by a helping verb? Okay. And in this way we try to understand. So here upon the screen we have certain important words which are left out. Okay, so we say that verb is an action word. For example, I am writing a few letters here. For example, I am writing table, fan, run, dance. Okay, so there are many words I am writing here. Okay, so these words have been there. I wrote here. Now the question arises, you will tell me, okay, that whether the word is showing any action or not. So the first here the table as well as the fan. If I am using table, then you find that this word shows no action. Okay. Similarly, if I am using the word fan, although the fan is moving, but if we are talking about the fan, only the word fan, the object fan,
then you find that it shows no action. But if you move down, if you come here, then you find that I have used two other words. The word run and dance. So if you look at if you think about this particular word run, then you find that it denotes a particular action. Okay. Similarly, if you are going through this particular word dance, then you find that it shows an action, an activity, and so you will find that table and fan, these are not under the category of verb, because table and fan are a static one. Okay, they are not denoting any action, but at the same time run and dance, these are the action word. It describes any activity, and so it comes under the category of verb. Okay, now further we come to the another important point, that verb is verb has the broader category. The first category is that here it is written verb may be main verb or helping verb. So we are going to discuss, we are going to learn about this particular main verb as well as the helping verb. Okay. Now we are going to discuss about kinds of verb. Okay. Then you will find that verb, as per the definition of the verb, it is say that a verb has been divided, or it has mainly two, that is known as the main verb, or it is also known as the principal verb. Second category is here, that is helping verb, or it is also known as the auxiliary verb. It is also known as the auxiliary verb. Okay. So, as per the definition of the verb, verb may be main or helping one. Main verb is known as the principal verb, and helping verb is also known as the auxiliary verb. Okay. So, we are coming to the first point, that main verb. Okay, main verb, it means there are many action words. There are many action words. Okay, for example, run, dance, play, laugh. Okay, you will find that I have wrote many words. So these are the examples of main verb: run, dance, play, laugh, etc. Okay, these are the examples of main verb, and it is say that if you have main verb, then these main verbs further divided into a few categories. At least the first one is known as the V1, V2, V3, V4 and V5. Okay. It means principal verbs are available. Principal verbs or main verbs are available in different forms. Okay. Okay. The general, the word or the verb which we find usually, that is known as the V1, or it is also known as the present form. V1 means present form.
V2 means past form. V3 means perfect form. V4 means progressive. And V5 means simple present. Okay. So you will find that the verbs have been categorized. The verbs have been divided into, the principal verb further divided into the different parts. Okay. So here, if you are talking about the run, then V2 is ran. For dance, it is danced. For play, it is played. And for laugh, it is laughed. So this is the past form, the V2 form. Similarly, run, ran, again it is run. Dance, danced, again danced. Play, played, again played. And laugh, laughed, again laughed. So that is V3. Now progressive is ing form. It means run plus ing, dance and ing, play and ing, laugh, laugh and ing. So for V4 form, you have to do nothing. You are going to add ing, as we have already studied our section 10s. Okay. So for run, running, for dance, dancing, for play, playing, and for laugh, laughing. Okay. Now we come to the V5. V5 means we are going to use S or Es. For with run, we are adding S. For dance, we are adding S. For play, we have to add only S, and in case of laugh, we have to add only one S. But for ES, I am going to give you one example here. In case of go, we have to use ES. Okay. So in this way, we find that these are the different forms of the verb which I have already discussed, but you find that these are the part of the principal verb. Now we are moving to our another target, and that target is auxiliary verb. So we are okay. So we are moving to another category of the verb. We have clearly understood about the main verb or the principal verb. हम लोगों ने मेन और प्रिंसिपल वर्ब के बारे में समझ लिया, और वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिनका हम लोग अलग अलग टेंस में प्रयोग करते हैं. ठीक है. अब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. The first point is about the auxiliary verb, that auxiliary verbs are also called helping verbs. यानी इसका दूसरा नाम helping verbs है. What is the function? It helps the main verb. ठीक है. इसका मतलब हुआ कि मेन वर्ब के फंक्शन में, मेन वर्ब का मतलब प्रिंसिपल वर्ब, यानी प्रिंसिपल वर्ब के फंक्शन में कार्य करने में यह क्या करता है, उसको हेल्प करता है और शो करता है, बताता है क्या, तो टाइम को, टेंस को और पॉसिबिलिटी को. यानी हमने देखा कि इट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब इज हेल्पिंग द प्रिंसिपल वर्ब by showing the time, the tense बहुत बड़ा टॉपिक है. Okay, and so you find that if you are really want to show a few tenses, then you need the auxiliary verb and at the same time possibility.
पॉसिबिलिटी इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव वर्ड, मतलब पॉसिबिलिटी केवल एक सिंपल वर्ड इसमें डाला गया है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी चीजें होती हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को फर्दर हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर, यानी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर हम टू बी वर्ब पढ़ते हैं। नहीं, टू बी वर्ब किसको कहेंगे, तो इज, आर, एम, ठीक है जी, या फिर हम लोग वॉज, वेयर, ये सारे को कहते हैं, यानी इसका हम दूसरा नाम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, यानी कि इसको सिंपल लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो व्हाट डू मीन बाय लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब का क्या अर्थ होता है, लिंकिंग वर्ब का सिंपल मीनिंग क्या होता है, ये हम लोग तुरंत जल्दी से इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब को हम लोग समझने के लिए, लिंकिंग वर्ब जो होता है, लिंकिंग वर्ब्स work as main verbs in the sentence, okay, works as a main verbs in the sentence. So here linking verbs work as main verb of the सेंटेंस, ठीक है, ओके। ये पॉइंट इसमें लिखा गया कि लिंकिंग वर्ब्स वर्क एज मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, लेकिन हम इसको और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं और इसके लिए हम अगला सेंटेंस यहां पर यूज कर रहे हैं जो लिंकिंग वर्ब को पूरी तरह क्लियर कर देगा। तो व्हाट इज दैट, वो क्या है, okay, so similarly it is said that linking verbs connect subject to, linking verbs connect subject to object, ओके। अब इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है कि टू बी वर्ब या लिंकिंग वर्ब में स्लाइट डिफरेंसेस है, इसे इसके डिवीजन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इनका डिवीजन सही है। इज, आर, एम, वॉज वर्ब ये टू बी वर्ब भी कहलाते हैं और इनका प्रयोग एज ए लिंकिंग वर्ब भी होता है, लेकिन दोनों में स्लाइट डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या है कि लिंकिंग वर्ब्स वर्क एज ए मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। अब ध्यान दो, हमने क्या कहा था कि सेंटेंस फ्रेम करने में हम लोग वर्ब यूज करते हैं और उस वर्ब में हम लोग एक मेन वर्ब का या या मेन वर्ब का या ऑक्सिलरी वर्ब का या दोनों का मिक्सअप यूज करते हैं। तो उस डेफिनेशन के काम के लिए यहां पर वो आ गया। कैसे, तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, मैंने प्रीवियसली बहुत सारे एग्जांपल दिए, एक एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं, राम इज सेंडिंग अ लेटर, दैट्स क्लियर, एंड आई थिंक दैट you are completely aware, you are completely informed and you will take no time, बिना समय गमाए तुम डायरेक्ट कहोगे कि सर इसमें इज सेंडिंग क्या है, वर्ब है, लेकिन जब हम उस वर्ब को डिकोड करेंगे तो तुम कहोगे कि सर सेंडिंग, ओके, और इज दो बार इस वर्ब के हैं, ठीक है, जिसमें से सेंडिंग को हम लोग यानी सेंड वर्ड से आया, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि यह मेन वर्ब का पार्ट है, जबकि इज कहां से आया है,
तो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। दैट्स क्लियर। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि इस सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब और सेंडिंग, ठीक है, मेन वर्ब यूज किया है, यानी कि जो वर्ब का डेफिनेशन था उसके अनुसार, ठीक है, हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब या हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब या बोथ का यूज होगा। यानी कि यहां पर हमने क्या देखा, बोथ का यूज हुआ, यानी कि एक ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ और इसके साथ साथ एक मेन वर्ब का भी यहां पर प्रयोग किया गया, यहां पर यूज किया गया, ठीक है। तो ये एक उसका एक पार्ट था। लेकिन जब हम इसके दूसरे पार्ट में आते हैं, यदि हम इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं, तो चलो अब हम लोग इसके सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग देखते हैं। और उसके लिए मैं यहां पर एक छोटा सा जगह बना रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग उस इंपॉर्टेंट पार्ट को देखो। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ओके, योर अंकल कॉल्स अस। दैट्स क्लियर। मैंने सेंटेंस क्या लिखा, योर अंकल कॉल्स अस। यदि मैं फिर यहां पूछूं कि यहां पर वर्ब क्या है, तो तुम बोलोगे कॉल है। दैट्स क्लियर। लेकिन तुम यहां पर देखते हो कि यहां पर केवल एक और एक ही काइंड के वर्ब का यूज किया गया है और वह है मेन वर्ब। यानी हमने क्या देखा कि इस सेंटेंस में कॉल एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है और इस सेंटेंस में किसी दूसरे और हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये मेन वर्ब यूज हुआ है, यानी कि क्या कहा, या तो हम मेन वर्ब यूज करेंगे या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे या दोनों को मिलाकर यूज करेंगे। तो यहां पर हमने केवल मेन वर्ब यूज किया, यहां पर हमने दोनों को मिलाकर यूज किया, ठीक है। लेकिन अब एक तीसरा कंडीशन भी हमारे पास आ सकता है और वो तीसरा कंडीशन क्या होगा, ठीक है। हमारे पास तीसरा क्या कंडीशन होगा, तीसरा कंडीशन होगा एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं तुमको, ठीक है। यानी यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया वह हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी का टू बी फॉर्म हो गया, नहीं, यानी हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी का टू बी फॉर्म हो गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि यह लिंकिंग वर्ब कैसे। तो चलो लिंकिंग वर्ब में देखते हैं। हम लोग लिखते हैं श्वेता